इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। मैंने बहुत सारे वीडियो अकाउंट्स के डाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझेगा बच्चा आपको, जब तक उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनका मीनिंग ना समझ में आए। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी करोगे, फाइनल अकाउंट करोगे, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखना है। वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेंगे तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आई बात समझ में? तो ये मैंने बहुत कट शॉट किया है, 5 से 10 मिनट का ही वीडियो है, बड़े ध्यान से देखना तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। छोटा छोटा वीडियो इसलिए डाला है कि आप बड़े वीडियो को ज़्यादा जल्दी देख नहीं पाते, छोटे वीडियो को जल्दी जल्दी कभी भी देख सकते हो आप अपने शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो फर्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है क्लेम। ठीक है, ये फर्स्ट वन इज़ क्लेम। तो क्लेम क्या होता है? क्लेम, ये पूरा इसका डेफिनेशन दिया है, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि कंपनी है और मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने फायर इंश्योरेंस लिया था, अब फायर हो गया। फायर होने के बाद उसको लगा कि मेरा 20 लाख का लॉस हो गया, तो ये 20 लाख क्या करेगा मिस्टर ए? कंपनी को क्लेम करेगा। तो क्लेम रेफर्स टू अमाउंट पेएबल बाय इंश्योरेंस, कि 20 लाख का लॉस है तो वो इंश्योरर उसको पे करेगा जब उसने पॉलिसी लिया होगा। तो आई बात समझ में? तो क्लेम का जो होता है वो अमाउंट होता है जो क्लेम करता है, नाम से ही लग रहा है ना, क्लेम करना। तो जिस पार्टी के साथ जो इवेंट हुआ है वो क्लेम करेगा कंपनी से कि भाई मुझे ये पैसा डैमेज का आप भर के दो, दैट इज़ कॉल्ड क्लेम। ठीक है, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, वो क्लेम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 20 का 18 मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो क्लेम का मतलब होता है अमाउंट पेएबल बाय इंश्योरर, कंपनी पे करेगी। किसको पे करेगी? इंश्योर्ड द व्हेन द पॉलिसी बिकम ड्यू और द इवेंट डिनोटिंग द रिस्क कवर्ड इन द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस अकर्स। तो थोड़ा सा ये ऑफिशियल लैंग्वेज दिया है, लेकिन मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। इट इज़ द अमाउंट पेएबल बाय द कंपनी टू द इंश्योर्ड, जिसने पॉलिसी लिया है उसको अमाउंट पेएबल होगा। और ये कौन क्लेम करेगा? इंश्योर्ड क्लेम करेगा। इसका फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत यूज़ होता है। क्लेम इंटीमेटेड, इंटीमेटेड मतलब मिस्टर ए ने जो क्लेम किया वो, प्लस कंपनी का जो भी सर्वे फीस होगा, करेगा ना इन्वेस्टिगेशन, वो सब लेने का, मेडिकल का खर्चा कुछ है तो वो लेने का, माइनस क्लेम रिसीव्ड ऑन इंश्योरेंस। अब बोलेंगे अरे सर ये रिसीव्ड कहाँ से हो गया? क्लेम तो कर रहा है ना, अभी तक रिसीव्ड कहाँ हुआ? तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी री इंश्योरेंस कराती, को इंश्योरेंस कराती, वर्ड्स आएंगे वो इसी मतलब शीट में आगे की तरफ, तब आपको समझेगा। तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी को दूसरी कंपनी से भी पैसा मिलता है तो वो क्लेम माइनस करती है। जैसे इस एग्जांपल में 20 लाख का क्लेम इंटीमेट किया था, सर्वे फीस 2 लाख, मेडिकल एक्सपेंसेस 2 लाख, कितना हुआ? 24 लाख हुआ। हो सकता है दूसरे कंपनी से इस कंपनी को कुछ पैसा मिला हो, समझो 5 लाख मिला हो, तो बचा कितना? 19 लाख। तो क्लेम एक्चुअल में 19 लाख का होएगा। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके से आपको देखना है। ओके, तो ये आपका रहा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाला आता है, जस्ट मैं इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट इज प्रीमियम। अब ये प्रीमियम क्या होता है? तो आप जो क्लेम करने वाले, तो पॉलिसी लिया ना आपने, तो पॉलिसी को एक्टिव रखने के लिए क्या करते हो? आप हर साल कुछ पैसा पे करते हो, दैट पैसा इज कॉल्ड प्रीमियम। तो इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो किसको मिलता है ये? इंश्योरेंस कंपनी को मिलता है। और कौन पे करता है? इंश्योर्ड पे करता है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज नेट ऑफ प्रीमियम पेड। ये हम मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा और आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें आपको क्लियर होगा। री इंश्योरेंस में क्या होता है, कंपनी खुद रिस्क नहीं लेती है, दूसरे को साथ में लेती है, या अपना रिस्क को वो दूसरे कंपनी को फॉरवर्ड करती है, दैट इज़ कॉल्ड री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लिया आपने, बाइक इंश्योरेंस लिया HDFC बैंक से, HDFC बैंक ये इंश्योरेंस को ICICI बैंक से भी ले लेती है, दैट इज़ कॉल्ड री इंश्योरेंस। वो आगे देखेंगे क्या है। तो प्रीमियम अगर आपको बोला जाए तो प्रीमियम पॉलिसी को एक्टिव रखने के लिए जो हर साल पे करते हो, किसको पे करते हो? इंश्योरेंस कंपनी को, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एन्युटी। एन्युटी क्या होता है? इट इज़ अ फिक्स्ड एनुअल पेमेंट रिसीव्ड। रिसीव्ड है देखो, मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा फिक्स आपको मिलेगा
टिल द इंश्योर्ड लिव्स, जब तक वो रहता है। LIC में ज़्यादातर होता है, लाइफ इंश्योरेंस में। दिस इज इन द कंसिडरेशन ऑफ लम सम मनी पेड बाय हिम इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी। एक साथ आपने 1 करोड़ भर दिया एग्जाम्पल के तौर पे, अब हर महीने हर महीने नहीं, हर साल आपको 1-1 लाख रुपया मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एन्युटी। तो एन्युटी में क्या होगा, एक साथ आप पॉलिसी लेते हो, पॉलिसी का पूरा पैसा भर देते हो, फिर रेगुलरली आपको पैसा रिसीव्ड होता है, उसको एन्युटी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो एक वर्ड ये यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट है बोनस। बोनस क्या था, नाम से पता रहता है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट होता है कंपनी को, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, वो डिस्ट्रीब्यूट करती किस में, शेयर होल्डर और पॉलिसी होल्डर में। तो पॉलिसी होल्डर गेट 95% ऑफ द प्रॉफिट बाय वे ऑफ बोनस। 95% बोनस के तौर पे उनको मिल जाता है। और बोनस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जो ये कंपनी है ना, ये कंपनी क्या लेती है, प्रीमियम लेती है। तो प्रीमियम अपने पास नहीं रखती, इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट करती है तो हो सकता है प्रॉफिट हो, बराबर है। और कहाँ से प्रॉफिट होगा, आपसे पैसे लेके कहीं तो करेगी ना, तो प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट क्या करती है, वो शेयर होल्डर और पॉलिसी होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अब पॉलिसी होल्डर, शेयर होल्डर को तो डिविडेंड के तौर पे मिल जाएगा, पॉलिसी होल्डर को कैसे मिलता है ये बोनस, तो इन द फॉर्म ऑफ, पहला कैश बोनस, डायरेक्टली कैश दे देती है कि लो भाई तुम लोग ले लो, ये पैसा ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट इतना कमाया, पॉलिसी होल्डर आप लोग ने पैसा दिया था, हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, ये रख लो। दूसरा क्या फॉर्म हो सकता है, रिविजनरी बोनस। इसमें क्या होगा, इट इज़ पेड विद द पॉलिसी वैल्यू एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी होगा तब पे करेंगे, राइट जब डिक्लेरेशन हुआ तब नहीं, जब पॉलिसी मैच्योर होता है ना तब देंगे। द बोनस इज एडेड इन द अमाउंट ऑफ क्लेम। तो जब आप क्लेम करोगे, तो क्लेम आपने किया था ना 20 लाख, तो उसी टाइम पे बोनस को भी ऐड कर देंगे 2 लाख रुपये। आई बात समझ में? तो रिविजनरी बोनस क्या होता है, आपको डिक्लेरेशन के टाइम पे नहीं मिलता है, जब मैच्योरिटी होगी, जब क्लेम करेंगे ना, वो टाइम पे ऐड कर देते हो। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है बोनस का। बोनस इस तरीके से दिया जाता है। तीसरा है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। कभी कभी बोनस क्या होता है, आपका प्रीमियम है 10,000, बराबर है, तो बोनस को प्रीमियम में से माइनस कर दे। जैसे आपको बोनस मिल रहा है 2,000 का एग्जाम्पल के तौर पे हर साल का, तो माइनस होगा, तो प्रीमियम कितना भरेंगे आप, 8,000 भरेंगे। आई बात समझ में? तो रिडक्शन इन प्रीमियम, प्रीमियम को रिड्यूस करेंगे, इस तरीके से भी बोनस दे सकते हैं। और लास्ट जो है इंटरिम बोनस, ये रेफर्स होता है बोनस पेड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी फॉर विच प्रॉफिट हैज़ नॉट बीन डिटरमाइंड, सच बोनस इज इंक्लूडेड इन क्लेम। ये क्या होता है, देखो ये भी मैच्योरिटी के टाइम पे, ये भी मैच्योरिटी के टाइम पे, लेकिन ये क्या होता है, इसमें प्रॉफिट डिटरमाइन नहीं होता, लेकिन बोल दिया हम देंगे। इसमें क्या होता है, डिक्लेयर हो जाता है इतना देंगे। तो इंटरिम बोनस जो होता है वो भी मैच्योरिटी पे देते हैं, ये भी मैच्योरिटी पे देते हैं, लेकिन जो इंटरिम है ना, इसमें प्रॉफिट अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ, इसलिए उसको हम लोग क्लेम में इंक्लूड करते हैं। ये भी क्लेम में इंक्लूड होता है। आई बात समझ, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इसके अंदर क्या होता है, ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें डिसाइडेड नहीं है, दोनों अमाउंट क्लेम में ऐड हो जाते हैं, राइट। इसीलिए इसको इंटरिम बोनस बोलते हैं और इसको रिविजनरी। रिविजनरी में याद रखना प्रॉफिट ऑलरेडी डिसाइडेड, इंटरिम में प्रॉफिट इज़ नॉट डिसाइडेड। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट है, मेन पार्ट आता है री इंश्योरेंस। ये वर्ड्स बहुत आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। री इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, इफ़ इंश्योरेंस इज़ नॉट विलिंग टू बेयर द एंटायर रिस्क। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने HDFC बैंक से लिया, FDFC बैंक ने ICICI बैंक से लिया, सेम मतलब मिस्टर ए है, इसने अपना बाइक इंश्योरेंस HDFC से लिया। अब HDFC वाला बोलता है भाई मैं पूरा रिस्क नहीं ले सकता, मैं काम करता हूँ यही वाला पॉलिसी मैं ICICI बैंक से भी ले सकता हूँ, ले लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, आपका पूरा जो ये रहता है ना, जितना भी रिस्क होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही दिया गया है, इंश्योरेंस इज नॉट विलिंग टू बेयर द एंटायर रिस्क। पूरा रिस्क नहीं लेना चाहता, आपने बाइक इंश्योरेंस लिया, पूरा रिस्क नहीं लेता है, राइट। इट गेट इट सेल्फ री इंश्योर्ड। री इंश्योर्ड मतलब वापस से सेम इंश्योरेंस, मतलब बाइक इंश्योरेंस HDFC ने आपको दिया, यही बाइक इंश्योरेंस का HDFC ICICI बैंक से ले लेगी। तो कभी कुछ बाइक को डैमेज हुआ, तो अगर 100 रुपये का डैमेज हुआ, तो हो सकता है उसके साथ जो भी डीलिंग हुआ, तो 50 रुपया HDFC देगी और 50 रुपया ICICI देगी। दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। आई बात समझ में? री इंश्योरेंस के बाद को इंश्योरेंस आता है, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन री इंश्योरेंस में देखना कि एक बार इंश्योरेंस हुआ फिर उसको वापस से री इंश्योरेंस कराना।
ठीक है। फिर आते हैं कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। अब री इंश्योरेंस लिया है तो इसमें दो कंपनी आ गई, एक HDFC आ गई और दूसरी ICICI आ गई, बराबर है। अब अगर ICICI बैंक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बराबर है, तो इसको बिजनेस मिला, किसने दिया बिजनेस? HDFC ने दिया। तो ICICI बैंक HDFC को क्या देगी? कमीशन देगी। तो कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, ये वर्ड आएगा प्रैक्टिकल में, याद रखना। कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। द री इंश्योरेंस जनरली, तो री इंश्योरर कौन है? री इंश्योरर कौन है? री इंश्योरर आपका ICICI बैंक है, मैं इसको आई लिखता हूँ, बराबर है। अलाउ ए कमीशन टू री इंश्योर्ड ऑन ए पार्ट ऑफ बिजनेस सीडेड। सीडेड का मतलब होता है, एक वर्ड आता है सीडेड, सीडेड का मतलब होता है ट्रांसफर और ग्रांट। दिस इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो ICICI बैंक जब HDFC को ये पैसा देगी तो उसके लिए वो एक्सपेंस होगा ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी विच इज़ प्रोवाइडिंग द री इंश्योरेंस कवर, द री इंश्योरर। क्योंकि किसको कवर दे रही है? ये HDFC को दे रही है। आई बात समझ में? यस और नो? तो कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड मतलब जब ICICI बैंक को HDFC ने जो बिज़नेस दिया उसके ऊपर अगर ICICI बैंक ने HDFC को कमीशन दिया तो ICICI बैंक के लिए वो क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड कमीशन ऑन री इंश्योरेंस। और वो कमीशन HDFC के लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? फिर देखो कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, ये ICICI बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, और ये HDFC के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो सीडेड। सीडेड मतलब ट्रांसफर। तो इंश्योरेंस हु इज गेटिंग री इंश्योरेंस जनरली गेट कमीशन फॉर गिविंग द बिजनेस अंडर री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू द री इंश्योरर। इट अपीयर्स एज एन इनकम ऑफ रेवेन्यू ऑफ री इंश्योर्ड कंपनी। तो जब ICICI बैंक और HDFC बैंक है तो ICICI बैंक ने जब HDFC ने जब ICICI बैंक को, यहाँ पे लिखता हूँ ICICI और HDFC, तो HDFC ने जब ICICI बैंक को बिजनेस दिया री इंश्योरेंस का तो ICICI वाला इसको कमीशन देगा। दैट कमीशन कॉल्ड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। अब यही कमीशन जो है इसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन यही कमीशन इसके लिए क्या हो जाएगा? इनकम। ओके, तो वंस अगेन व्हाट इज कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड एंड कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड? ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन अभी दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। जब भी ये वर्ड आएगा ना, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड एंड री इंश्योरेंस सीडेड, सीडेड का मतलब होता है ग्रांट, ट्रांसफ़र। तो एक कंपनी इंश्योरेंस देगी, एक कंपनी रिसीव करेगी। तो एक्सेप्ट जो होता है ना, तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ये मिस्टर ए है, इसने इंश्योरेंस लिया HDFC बैंक से, HDFC बैंक ने इसी इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस लिया ICICI बैंक से। तो जब HDFC ICICI वाले बैंक से री इंश्योरेंस कराती है तो ICICI वाला उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट किया मतलब HDFC वाले ने इसको बिजनेस दिया, तो बिजनेस दिया तो इसको कमीशन देना पड़ेगा, तो ICICI वाला उसको कमीशन देता है। दैट कमीशन इज कॉल्ड कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। और ये ICICI वाले बैंक के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए देखो इसको एक्सपेंस दिया गया है। और यही इनकम HDFC बैंक के लिए क्या हो जाता है? इनकम हो जाता है, बराबर है। यही HDFC वाली बैंक के लिए क्या हो जाता है? इनकम हो जाता है। तो उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस सीडेड कमीशन। तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसका फाइनल अकाउंट करेंगे तो ये बहुत बार आएगा, तो इसको आपको एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है। सेकेंड लास्ट पार्ट क्या दिया है? को इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस नाम से ही पता चलता है कि आप एक इंश्योरेंस है, मतलब उसको जॉइंटली लिया जाता है, वो रिस्क को एक कंपनी नहीं लेती है, एक से ज़्यादा कंपनी लेती है। तो जब व्हेन ए लार्ज रिस्क इज ऑफर्ड टू एन इंश्योरेंस कंपनी, देन इंश्योरेंस कंपनी रिटेन सर्टेन परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड contract other insurance company to underwrite the balance risk. In this way, all companies jointly bear the risk. One is called the leader who issue the policy and act on behalf of others. तो इसमें क्या होता है? जैसे 100 करोड़ का इंश्योरेंस है, ठीक है, तो 100 करोड़ में से 20 करोड़ HDFC लेगा, 40 करोड़ ICICI वाला लेगा, बाकी 40 करोड़ SBI वाला लेगा। तो ये तीनों ले रहे हैं, तो ये तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे? को इंश्योरेंस बोलेंगे। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या था? री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस में डिफरेंस है।
री इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस एक ही होता है, लेकिन ये अगर जैसे इसने HDFC ने 20 करोड़ का लिया और यही चीज़ 10 करोड़ के लिए क्या किया, दूसरे किसी बैंक को दे दिया, जैसे फेडरल बैंक को दे दिया, इसको री इंश्योरेंस बोलेंगे। री इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस एक होता है, एक बैंक लेने के बाद दूसरे बैंक को उसमें से आधा दे देती है। आई बात समझ में। और को इंश्योरेंस में क्या होता है, एक ओरिजिनल रिस्क होता है, उस रिस्क को स्टार्टिंग में ही पार्ट में डिवाइड कर देते कि भाई आप 20% रखो, मैं 40% रखूंगा, मैं 40% रखूंगा। दैट इज कॉल्ड को इंश्योरेंस। तो को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में फ़र्क क्या है, को इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस को 2-3 लोग एक साथ मिलकर लेते हैं, और री इंश्योरेंस में क्या होता है, एक इंश्योरेंस एक ही बैंक लेता है, एक ही कंपनी लेती है, और वो कंपनी फिर दूसरे कंपनी से उसका इंश्योरेंस लेती है। आई बात समझ में, फॉरवर्ड करती है। दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। आई बात समझ में। तो ये सब वर्ड्स बहुत यूज़ होने वाले फाइनल अकाउंट में, आपको ध्यान में रखना है। फिर सेकेंड लास्ट पॉइंट जो है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रोसीडिंग फॉर 12 मंथ्स, ये होता है 100%। ये परसेंटेज याद रखना, फॉर मरीन बिजनेस एंड फॉर अदर बिजनेस इज 50%। तो परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% और 50%। और मेन इसका जो मतलब है अनएक्सपायर्ड रिस्क का मतलब क्या होता है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने एक बाइक इंश्योरेंस लिया, क्या लिया, बाइक का इंश्योरेंस लिया, कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। 3 इयर्स का आपने कितना भरा, 5000 रुपीज़ आपने पे कर दिया, बराबर है। 1 ईयर स्पेंड हो गया, मतलब 1 साल ख़त्म हो गया, अभी तक कोई भी डैमेज नहीं हुआ बाइक का, बराबर है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 5000 उसकी पूरी इनकम हो गई। इंश्योरेंस कंपनी की ये 5000 जब तक इनकम नहीं बनती, जब तक ये पूरे 3 साल ख़त्म ना हो जाए। तो क्या करता है वो, 1 साल बीत गया तो 2 साल के लिए वो थोड़ा बहुत रिजर्व क्रिएट करके रखेगा कि अगर कुछ डैमेज हुआ बाइक का तो हम लोग उसको पे कर पाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड अनएक्सपायर्ड रिस्क। अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुआ ना, एक्सपायर्ड कब होगा, 3 साल के बाद। तो अनएक्सपायर्ड मतलब अभी 2 साल बाकी है, तो दैट इज़ अनएक्सपायर्ड रिस्क। तो उसके लिए क्या होता है, रिजर्व क्रिएट करता है कंपनी। दैट इज़ कॉल्ड अनएक्सपायर्ड रिस्क। तो वो क्या होता है, मरीन बिजनेस के लिए 100% है, अदर्स के लिए 50% है। आई बात समझ में। तो ये भी बहुत यूज़ होने वाला है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो इसको आप गो थ्रू कर लेना। और लास्ट वन, ये तो एकदम सिंपल है, मैनेजमेंट एक्सपेंस। जितने भी आपके ऑफिस से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, रेंट, रिपेयर, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब खर्चे इसके अंदर आते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। ये सब जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया मैंने यहाँ पे, ये शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो आना ही आना है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके सॉल्व कर पाएंगे। तो जस्ट गो थ्रू इट। फिर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।